अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सेंटर ऑफ मास जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास माना जाता है वो पॉइंट जहां ये सपोज किया जाए कि उस ऑब्जेक्ट की पूरी मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। मतलब ये माना जाए कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी की मास लगता है कि वो कंसंट्रेट कर रही है, लगता है कि पूरी मास उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, पूरे ऑब्जेक्ट की मास एक पॉइंट पर लगता है कि कंसंट्रेटेड है, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास है। अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट जहां पूरी बॉडी की मास लगता है कि वो कंसंट्रेटेड है। तो ये होता क्या है, मैं पहले यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा। अ पॉइंट at which whole mass of a body whole mass of a body is supposed to be concentrated is called the center of mass of the body। वो point, the point, a point at which whole mass of a body is supposed to be concentrated, जहां पूरी बॉडी की मास सपोज की जा सकती है कि ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। उसी पॉइंट को हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब ज़रा इसको सीख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देख लीजिए इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास या हमारे पास एक इस तरीके का एक रॉड है। ठीक है, अब अगर इस रॉड को हम यहाँ से इस पोजीशन ए बी से इस नई पोजीशन पी क्यू तक लाना चाहते हैं, ये पोजीशन तक, मतलब यहां से हम इसको यहां ले जाना चाहते हैं, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, आप मेरे हाथ पर भी इसको देख सकते हैं, या फिर मैं इस तरह से कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पर ही आप देख लीजिए कि ये जो पेन है मेरे हाथ में, जो मार्कर है, मैं इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक लाना चाहता हूँ दूसरी पोजीशन तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से मुझे कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो फोर्स इसको यहाँ तक ले जाए। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँ तो देख लीजिए वो फोर्स क्या काम कर रहा है, वो इसको रोटेट करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँ तो ये फोर्स भी इसको रोटेट करवाएगा। मतलब ये यहाँ से चला जाना चाहिए यहाँ तक, नई पोजीशन तक। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो एक काम करना है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी डिफरेंट पॉइंट्स पर मुझे इस डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करने चाहिए ताकि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए। एक स्ट्रेट पाथ में ये एक लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन जो है इसका आ जाए। रोल तो करेगा ही, रोटेशनल मोशन तो होगी ही, लेकिन अगर हम इसको सीधा एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि हमें या तो बहुत सारे पॉइंट्स पर फोर्सेस अप्लाई करके इसको आगे ले जाना पड़ेगा। मान लीजिए पूरी बॉडी पर ही एक फोर्स अप्लाई करके इसको आगे ले जाना पड़ेगा, इस तरह से पूरी मास पर हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी मास जो है आगे की तरफ एक्सेलरेट हो जाए। या फिर हम एक काम करें कि एक किसी खास पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई करके, यहाँ पर देख लीजिए, तो हम जब इस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि इस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई करने से भी वही काम हो रहा है जो पूरी मास पर फोर्स अप्लाई करने से काम हो रहा था। जब पूरी मास पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
तो ये पेन जो है, ये मार्कर जो है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ये मान लीजिए कि ये जो रॉड है, इसको यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी ऊपर नीचे पूरा इस तरह से फोर्स अप्लाई करके यहाँ पर पहुंचा दिया जा सकता है। इसका एक इस तरह से स्ट्रेट पाथ में मोशन हो सकता है जब हम पूरी की पूरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, या तो फिर हमें इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो भी ये वही रिजल्ट यहाँ से निकलेगा। पूरी बॉडी या पूरी मास पर फोर्स अप्लाई करके एक रिजल्ट आता है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, और एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करके, इस वाले बीच वाले इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करके भी वही रिजल्ट आता है। तो ये जो आपका ये बीच वाला पॉइंट है जहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया और रिजल्ट वही आया जो पूरी मास पर फोर्स अप्लाई करने से आ गया था, हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसका मास मान लीजिए, समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि वो इसी पॉइंट पर है। तो जब हमने पूरी मास के बजाय इसी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया, तो हुआ क्या कि ये बॉडी उसी तरह से मूव हो गई जिस तरह से पूरी बॉडी पर, पूरी मास पर फोर्स अप्लाई करने से ये मूव हो रही थी। मतलब ये हुआ कि अब पूरी मास पर फोर्स अप्लाई करना जरूरी नहीं है, बल्कि इसी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करना जरूरी है। तो हम कहेंगे कि पूरी की पूरी मास जो है वो सपोज की जा सकती है कि इसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है, तो हम इसको सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से भी समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये मार्कर है और आप इस मार्कर को आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, पूरे का पूरा मास इसका जो है आपके हाथ पर जो है बैलेंस हो गया, आपने पूरा मास धर लिया अपने हाथ पर। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह से बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप इसके इस वाले पॉइंट को बैलेंस करेंगे, यानी पूरी मास को बैलेंस करना आपको जरूरी नहीं है। अब आपके पास ये है कि आप सिर्फ इस वाले पॉइंट जो है, बीच वाला ये जो पॉइंट हमने ले लिया फिलहाल, जिस पर आप अभी फोर्स अप्लाई कर रहे थे, इसी पॉइंट को अगर आप एक सपोर्ट देंगे तो ये पूरा का पूरा मास बैलेंस हो रहा है। मान लीजिए कि इस पूरी बॉडी में कहीं जो इसका मास है, वो सारा मास ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो इसी पॉइंट पर हो, और आपने इस पॉइंट को बैलेंस करके पूरे मास को ही बैलेंस कर दिया। ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर सपोज किया जा सकता है कि एक बॉडी का मास जो है कंसंट्रेटेड है, एक बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, एक बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, तो उस पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। आप जरा देख लीजिए, कई जगहों पर या कई बुक्स में या कई लोगों से आप सुनेंगे कि ये जो पॉइंट है बीच में जिसको आपने बैलेंस किया, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाएगा, लेकिन किस सूरत में कि अगर छोटी चीज है, मास कम है, तो क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होता है उस वक्त। लेकिन अगर बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जिस तरह से आप मान लीजिए एक पहाड़ ले लें, एक माउंटेन ले लें, तो उस माउंटेन के दामन पर नीचे ग्रेविटी जो होगी कम होगी, ज्यादा होगी, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे चोटी पर ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि हाइट के साथ ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे केसेस में, ऐसी जो केसेस हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, जैसे मान लीजिए हिमालय पहाड़ हो गया, तो उसमें आप माउंट एवरेस्ट हो गया, तो माउंट एवरेस्ट जैसी चीज में आप कहेंगे कि भाई जो एक जगह पर ग्रेविटी है वो दूसरी जगह पर नहीं है, तो वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो होगा वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे हमारी बॉल, कोई एक बॉल आपके पास है स्फेरिकल, जैसे एक रॉड है आपके पास, जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास, जैसे एक स्फेरिकल शीट है, जैसे एक क्यूबाइड है, क्यूब है, तो इन सारे केसेस में आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होंगे, यानी वो एक ही पॉइंट होगा। तो है तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पॉइंट जहां हमने इसको बैलेंस किया, लेकिन इसी पॉइंट से हम इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास भी पता लगा सकते हैं। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि हमने लगा तो लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता, लेकिन यही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास भी है। टोटल में हम ये कहेंगे कि अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जिस पॉइंट पर ये लगे कि सारी मास जो है कंसंट्रेटेड है, तो वही पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का।
अब आप इस सेंटर ऑफ मास को ढूंढने में क्यों इतना बेचैन हैं या क्यों हम इसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का ढूंढते हैं, तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस आपको उसके लिए एक्ट करने पड़ते हैं, अगर आप उसको एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे फोर्सेस जो है वो उसकी एक्सेलरेशन के लिए हाँ अप्लाई करने पड़ते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतने फोर्सेस अप्लाई करें, आप सेंटर ऑफ मास जो है उस पर फोर्स अप्लाई करें, आप सेंटर ऑफ मास को ही एक्सेलरेट करवाए, आप सेंटर ऑफ मास में ही कोई वेलोसिटी पैदा करवाए, तो वही माना जाएगा कि वो उस पूरी मास में एक्सेलरेशन है, वो उस पूरी मास पर ही फोर्स है। अब देख लीजिए, अगर ये पॉइंट है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, तो ये जब हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये पेन जो है, ये रॉड जो है, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो आप अगर इस पॉइंट को देखेंगे, ये जो आपका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन में नजर आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन पर चलेगा इस तरह से। तो आपने जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। तो बॉडी की एक्सेलरेशन के बदले आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम इस तरह से लिखते हैं, यही cm। तो जहां हम बॉडी का एक्सेलरेशन कहते हैं, वहां हम एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर हम फोर्स अप्लाई करने बैठे इस पॉइंट का दूसरे पॉइंट का, तो कितने सारे पॉइंट्स का कितनी एक्सेलरेशन होंगी, डिफरेंट पॉइंट्स की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं एक्सेलरेशन की। तो फिर आप क्या करेंगे, आप पूरी बॉडी की एक्सेलरेशन के बदले क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है उस पर आपने जब फोर्स अप्लाई किया, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक मोशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया, तो आप उसको कह सकते हैं दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को ही आप मेन एक्सेलरेशन बना के चलेंगे, ठीक है कि नहीं? इसी तरह से वेलोसिटी हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये चीजें जो हैं ये आपको काम आएंगी, आपको ये एक्सेलरेशन ढूंढनी पड़ेंगी, इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है। अब दूसरी बात देख लीजिए, अगर मैं इस बॉडी को रोटेट करवा रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, ये तो अपनी ही जगह पर रहेगा, ठीक है ना, ये फिक्स्ड रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, और ये देखिए अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, तो क्या हो गया कि ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है, रोटेट करेगा, और आप देखेंगे जो सेंटर ऑफ मास है वो अनअफेक्टेड है इस फोर्स से, लगता वो अपनी ही जगह है। ये ऐसा हो गया कि मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, इस बॉल को आपने उछाला, हवा में फेंक दिया, और किसी वजह से इसके कई सारे टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर गिरा, दूसरा उधर गिरा, तीसरा इधर। तो कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो पॉइंट अपनी ही डायरेक्शन को पकड़ के चलेगा, वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉल, वो इस बॉल का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास को हम कैसे ढूंढेंगे, हमें ये देखना है। तो देख लीजिए, हम पहले यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम, यानी हम सेंटर ऑफ मास ढूंढते रहेंगे, पहले एक्सप्रेशन देखेंगे। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, हम एक टू पार्टिकल सिस्टम जो है उसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, वो कैसे ढूंढेंगे। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इस तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल की मास है m1, या m ही रखते हैं, चलो मासेस सेम रखते हैं, m एंड दिस इज आल्सो m। आप चाहें तो इनकी मासेस जो है वो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, लाइक दिस m1 m2। So we have a particle of mass m1, we have a particle of mass m2, और ये दोनों जो है एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, शाबाश, हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, हम इस सिस्टम को कहते हैं एस टू पार्टिकल सिस्टम, इसमें दो पार्टिकल्स हैं। अब ये जो है
इस पार्टिकल का भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा एंड सपोज दैट पोजीशन वेक्टर इज r1, और इस पार्टिकल का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा एंड सपोज दैट पोजीशन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर r2। ये r1 और r2 are the position vectors, ठीक है ना, of two particles। अब अगर अच्छा मैं इस पार्टिकल का नाम दे देता हूं A और इस पार्टिकल का नाम देता हूं B और पार्टिकल B की मास है m2, ठीक है ना। अब अगर इसकी वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A, अगर इसकी वेलोसिटी है v1 और पार्टिकल B की वेलोसिटी क्या है v2, तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, तो वेलोसिटी जो होता है वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। सो v1 इज dr1 डिवाइड बाय dt, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर ये मूव करेगा, ये पार्टिकल A अगर मूव करेगा, ये सारा सिस्टम ही मूव करेगा, तो ये पार्टिकल भी मोशन में आएगा। तो ये पार्टिकल A अगर मोशन में आएगा तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। इसी तरह से जो दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v2 है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा dr2 डिवाइड बाय dt, तो ये उसकी वेलोसिटी होगी। तो फिर अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास, अगर हम कोई दो, मान लीजिए कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे इस पार्टिकल पर, पहले हम फोर्सेस की जब बात करेंगे तो पहले हम इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल जिसका मास क्या है, जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है, हम ये लिखेंगे कि जैसे अगर F12 इज द इंटरनल फोर्स, यानी इन दो पार्टिकल्स के दरमियान इंटरनल फोर्सेस होंगी जब ये सिस्टम है। तो हमने पहले ही कहा है कि एक सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम का मतलब होता है a collection of particles which interact with each other। अब अगर ये टू पार्टिकल सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स है, तो ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन का मतलब है कि इन दोनों का एक दूसरे पर कोई फोर्स होगा। अब मान लीजिए ये पार्टिकल जो है ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, है तो वो इंटरनल फोर्स, ये पार्टिकल भी ए पर उतना ही और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। दोनों इंटरनल फोर्सेस, मतलब मैं मान सकता हूं इफ F12 is the force on, if F12 is the force on A due to B and F21 और F21 जो है is the force on B, ये किस पर फोर्स है, B पर, शाबाश, ड्यू टू A की वजह से। तो जब ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से, जितना फोर्स ये इस पर एक्सर्ट करेगा उतना ही वापस वो भी इसको एक्सर्ट करेगा, तो दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो हम लिख सकते हैं then F12 is equal to minus times F21, so they are an action and reaction pair। जब ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है तो ये एक दूसरे से को कैंसिल आउट करेंगे, मतलब नेट फोर्स जो इस सिस्टम पर होगा वो जीरो होगा। कैंसिल आउट नहीं करेंगे कि इस तरह से कि ये इसको कैंसिल करेगा, ये क्योंकि दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। आप देख रहे हैं F12 इस पर है, F21 इस पर है, लेकिन जब हम पूरे सिस्टम पर देखते हैं, जब हम इस पर देखेंगे इस पर फोर्स है इस तरफ, इस पर फोर्स है उस तरफ, तो पूरे सिस्टम में जो आप इंटरनल फोर्सेस होंगे इनकी बात नहीं होगी। इन इंटरनल फोर्सेस की वजह से पूरे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो नेट इंटरनल फोर्स जो पूरे सिस्टम में माना जाएगा वो जीरो है। अब जरा बताएंगे आप कि जो आपका जो जब भी कोई इस सिस्टम पर फोर्स होगा, इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट, इंटरनल फोर्सेस तो कोई इसमें चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकते इस सिस्टम में। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि भाई इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स जो है हमें वो देखना है, वही टोटल फोर्स होगा।
तो अगर हम कोई फोर्स देखना चाहते हैं ऑन द सिस्टम, तो हम यहाँ पर देखा F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore net force on the system is F is equal to F external force, total net force on the system is given by F is equal to total force acting on particle A, मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स, net force on the system is given by F is equal to total external force। भाई क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आपने देखा कि कोई यहाँ पर वो कैंसिल, वो इक्वल एंड अपोजिट हैं दोनों पार्टिकल्स पर, तो पूरे सिस्टम पर इंटरनल फोर्स, नेट इंटरनल फोर्स 0 है। तो इसलिए अगर कोई पूरा फोर्स हमें नेट फोर्स देखना है सिस्टम पर, वो सारा तो एक्सटर्नल फोर्स से ही बनेगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स अगर ए पर भी है और बी पर भी, तो हम लिखेंगे ये टोटल एफ जो है, एफ एक्सटर्नल, ये किसके बराबर है? फोर्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी। भाई देखिए, इंटरनल फोर्सेस हमने कहा इक्वल एंड अपोजिट है, तो छोड़ दीजिए उनको। नेट फोर्स किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई है, अगर कोई फोर्स बाहर से है इस सिस्टम पर, तो वही होगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स। नेट फोर्स है टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? वो है पार्टिकल पर, इस सिस्टम में दो ही पार्टिकल्स हैं। एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी। ठीक है भाई। अब ये एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए मैं इस तरह से लिखूंगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज F1 plus F2। What is F1 and F2? F1 is external force on A and F2 is external force on B। एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए इसके बदले मैंने F1 लिखा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी इसके बदले मैंने F2 लिखा। तो ये हमारा ये टोटल फोर्स है। मगर जब हम इस टोटल फोर्स को लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम F1 को कैसे लिखेंगे जरा बताएं। हम F1 लिख सकते हैं इस तरह से, F1 यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा F1 जो है, यानी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए जो है, वो किसके बराबर होगा? वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, क्योंकि फोर्स होता ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं कैसे लिखूं? d बाई टी m1 v1 बाई dt। भाई फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F1 किस पर फोर्स है? इस A पर। तो जो A पर फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ A। मोमेंटम ऑफ A क्या है? m1 v1, क्योंकि इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका क्या बनेगा? इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बनेगा dm1 शाबाश v1 रेट ऑफ बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। तो मैं जब इस तरह से लिखता हूं, मैं इसी तरह से F2 भी आएगा। फिर F2 किसके बराबर होगा? F2 होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। जो पार्टिकल दूसरा है जिसकी मास m2 है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m2 v2 डिवाइड बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम शाबाश ऑफ पार्टिकल B। टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? ये देखिए, F एक्सटर्नल, F1 प्लस F2। तो मैं F1 पता है, अब F2 भी हमें पता है, तो हम इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। F एक्सटर्नल, ये मैं यहां पर लिखूंगा, F एक्सटर्नल
यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज वेक्टर F1 क्या है, वो है d m1v1 बाई dt प्लस शाबाश F2, और F2 क्या है, d m2vt v2 डिवाइड बाई dt। ये आ गया जी टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे F एक्सटर्नल, चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, जगह कम है ऊपर। मैं इस तरह से लिखूंगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, हम यहां लिख सकते हैं d बाई डी टी, बाहर लिख सकते हैं, और देखिए कि अंदर क्या लिखना है हमें। ये जो d बाई डी टी बाहर लिखा, तो यहाँ क्या है m1, लिखिए m1। तो ये वेलोसिटी के बदले आप लिख सकते हैं dr1 बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर। ये पहले ही हमने लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया था ये इसकी वेलोसिटी जो है इस पार्टिकल की जब ये सारा सिस्टम मूव करेगा, क्योंकि अब इस पर एक्सटर्नल फोर्स है, सारा सिस्टम मूव करेगा, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर होगी। इसी तरह से इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, देखिए यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे d बाई डी टी, आप बाहर लिख चुके हैं यहाँ पर m2, और फिर यहाँ वेलोसिटी v2 के बदले आप लिख सकते हैं dr2 डिवाइड बाई dt। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, देख लीजिए हम कैसे लिखेंगे ये, d बाई डी टी, और यहां लिख सकते हैं d बाई डी टी, फिर से इसका अलग d बाई डी टी, ये d बाई डी टी, और बचेगा m1r1। ठीक है, और इसी तरह से यहां पर बचेगा d बाई डी टी m2r2। अब अगले स्टेप में अगर हम यहाँ d बाई डी टी कॉमन ले ले दोनों में, तो बाहर तो एक d बाई डी टी है ही, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास देखिए क्या रहेगा, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से d बाई डी टी, यहाँ ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ लिखेंगे d बाई डी टी कॉमन करके, और अंदर बचेगा यहाँ m1r1 प्लस m2r2। ये ठीक है। अभी आप एक और चीज भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू d2 बाई डी टी स्क्वायर, और अंदर बचेगा m1r1 प्लस m2r2। ये सेकंड डिफरेंशियल, ये d2 डिवाइड बाई dt square, second differential of what, m1r1 plus m2r2 with respect to time। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम सवारेंगे और एक तरीके से लिखेंगे, आप उस चीज को देख लीजिए। यहां पर हम लिख लेते हैं, देखिए ये है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर हम यहां मल्टीप्लाई करें m1 प्लस m2, ये देखिए बाकी ये सारी चीज लिखें, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा बाई m1 प्लस m2। देखिए कैसे, मैं यहां पर लिखूंगा d2 बाई डी टी स्क्वायर इंटू m1r1 शाबाश प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखिए आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में, ऐसे लिखने से, ऐसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज m1 प्लस m2 कैंसिल, तो आपको वही वापस मिलेगा जो पहले था, जो यहाँ पर था वही आपको वहां पर, यहाँ पर जो है
वही आपको वापस मिलेगा। आप m1 m2 और m1 m2 को कैंसिल कर दो। मैंने मल्टीप्लाई किया m1 m2 से, मैंने डिवाइड भी किया m1 m2 से ही। ठीक है भाई, तो ये आ गया। नाउ अगर हम मान ले कि इफ a point of mass m1 m2 having position rcm, ये जो m1 m2 है, m1 प्लस m2 ये पूरे सिस्टम का मास है, उस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास भी होगा। मान लीजिए इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पर है। चलिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट P। इस पॉइंट पर मान के चलते हैं सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का है। तो जब मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करूंगा तो इस सेंटर ऑफ मास का भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा, मैं उसका नाम दूंगा R। व्हाट इज R? R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ मास। यानी ये दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, ये दो एक पार्ट ए सिस्टम है जिसमें दो ही पार्टिकल्स हैं। अब 10 पार्टिकल्स हो, 100 पार्टिकल्स हो, हजारों लाखों पार्टिकल्स हो या दो पार्टिकल्स हो, सेंटर ऑफ मास तो इसका कोई ना कोई होगा ही। मान लीजिए वो सेंटर ऑफ मास है पॉइंट P और उसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर है। उसका पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए R, उसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल R। अब ये जो उसका पोजीशन वेक्टर है, तो अगर हम इस इक्वेशन को देख लें, कंपेयर करें, तो जरा आप मुझे बताइए ये एक्सटर्नल फोर्स जब मैं इस सिस्टम पर अप्लाई करूं, अगर मैं इन दो पार्टिकल्स पर अलग अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं बल्कि सेंटर ऑफ मास पर ही अप्लाई करूं, तो क्या होगा? रिजल्ट वही आएगा जैसे मैंने पहले आपको बताया। जब आप पूरी बॉडी को ही, पूरी मास पर ही फोर्स अप्लाई करते हैं, जो वहां पर रिजल्ट आता है वही रिजल्ट आएगा अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो ये एक्सटर्नल फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है? पूरे सिस्टम पर। अगर हम इस एक्सटर्नल फोर्स को सिर्फ सेंटर ऑफ मास में अप्लाई करेंगे तो सेंटर ऑफ मास मूव हो जाएगा, रिजल्ट वैसा ही आएगा, बॉडी उसी तरह से मूव करेगी, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास में प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, शाबाश, ये एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर भी हो सकता है। फिर तो हम यहां पर लिखेंगे इफ P is the position of center of mass of the system and R is its position vector। अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास P है और R इसका क्या है? R इसका पोजीशन वेक्टर है, तो फिर हम लिख सकते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर भी है। देन हम लिख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये किसके बराबर होगा? ये होगा सेंटर ऑफ मास जो है वो जो मास है किसका? सेंटर ऑफ मास जो है, शाबाश, M C M मैं उधर लिखूंगा, मास किसका? लेकिन जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास वाला उसका मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ही पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं ये सेंटर ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन सेंटर ऑफ मास। भाई फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया सेंटर ऑफ मास पर वो किसके बराबर होगा? वो सेंटर ऑफ मास जो है इनटू जो एक्सेलरेशन है। अब वो सेंटर ऑफ मास जो आपका है वो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा। मैं यहां पर लिख सकता हूं m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई मैंने क्यों लिखा m1 प्लस m2? क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है उस पर कंसंट्रेटेड है पूरी मास। पूरी मास कितनी है? m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसकी मास क्या होगी? वही मानना है हमें, m1 प्लस m2। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मगर मास के बदले में लिखूंगा सेंटर ऑफ मास। मगर सेंटर ऑफ मास की मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके बराबर होगा? वहां तो सारे पार्टिकल्स का मास कंसंट्रेटेड है, पार्टिकल्स हमारे पास दो ही हैं, उनकी मासेस हैं m1 एंड m2। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना होगा? m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है, यानी इस पॉइंट P की जो एक्सेलरेशन है उसका नाम हमने दिया ACM। तो ये एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर तो है ही,
मगर ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर और हो सकता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास। क्योंकि हमने माना है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, आपको ज़रूरत नहीं है बाकी जगहों पर फोर्स अप्लाई करने की। हमने ये माना है कि वो सारा मास जो बॉडी का है वो उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास जो है, यानी वो पॉइंट, ये पॉइंट जो है, इसका जो हमें मास मानना है वो टोटल बॉडी का मास मानना है, क्योंकि हम मान के चलते हैं पूरी बॉडी का मास वहां पर कंसंट्रेटेड है। तो पूरी बॉडी का मास है m1 प्लस m2। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। इस सेंटर ऑफ मास में जो एक्सेलरेशन होगा वो ACM, वो इसके बराबर है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, अलग अलग जो आपने पार्टिकल्स को देखा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स ये है, लेकिन यही एक्सटर्नल फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पर रखा जाए तो फिर ये बनेगा इस इक्वेशन के जरिए, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इन दो इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग, मैं इसका नाम कुछ दे देता हूं, आप दे सकते हैं फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, और इसका नाम दे सकते हैं इक्वेशन सेकंड। वीडियो में शायद नहीं आएगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आप कंपेयर कीजिए किसको? इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, इसका राइट हैंड साइड जो है सेकंड इक्वेशन का एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो इसका मतलब ये और ये बराबर है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आप जरा देख लीजिए। आपको मिलता है कि एक्सेलरेशन, देखिए ये पोर्शन m1 प्लस m2, यहाँ पर भी है m1 प्लस m2। तो ये जो इसका पोर्शन है, ये जो पार्ट इसका है, तो ये किसके बराबर है? फिर ये एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा इसको कंपेयर करने के बाद, कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे आपको मिलेगा, शाबाश, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, शाबाश, d2 m1 r1 प्लस m2 r2, शाबाश, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 d2 बाई dt स्क्वायर। ये इस तरह से आएगा। देखिए, m1 प्लस m2 यहाँ भी है, m1 प्लस m2 यहाँ भी है। तो ये जो पार्ट यहाँ पर है ये किसके बराबर आएगा? फिर एक्सेलरेशन के बराबर। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा? d2 बाई dt स्क्वायर ऑफ दिस। तो लिखा d2 बाई dt स्क्वायर ऑफ दिस। अब बताएंगे आप ये एक्सेलरेशन किसका है? ये एक्सेलरेशन है इस पॉइंट P का। पॉइंट P क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिखेंगे? जरा यहाँ मैं आपको रफ पर यहाँ से बताना चाहूंगा। ये नोट नहीं आपने करना है, आपने सिर्फ ही लिखना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, dr डिवाइड बाई dt। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू dr डिवाइड बाई dt, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर। अब अगर एक्सेलरेशन लिखना होगा तो वो आएगा डबल डिफरेंशियल, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लिखना होगा वो इस तरह से आएगा, शाबाश। क्या? इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सेलरेशन बनेगा। तो जब आप दूसरी बार इसको करेंगे एक्सेलरेशन बनाने के लिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन बनेगा, तो वो एक्सेलरेशन आएगा d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। यहां पर कहेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, से उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैपिटल R है। मैं इस एक्सेलरेशन को इस तरह से लिख सकता हूं, d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का, किसी भी पार्टिकल किसके बराबर होता है? सेकंड डिफरेंशियल ऑफ व्हाट? सेकंड डिफरेंशियल ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर।
तो मैं ये थोड़ा सा रब करके ऊपर लिखूंगा, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा ये। तो जो नीचे हमने लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके बदले हम क्या लिखेंगे, d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर। ये r क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट इज वेलोसिटी। शाबाश। जब दूसरी बार करेंगे सेकंड डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर, वो बनेगा एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। इस पोजीशन वेक्टर का सेकंड डिफरेंशियल जो होगा वही बनेगा ये एक्सेलरेशन। तो ये किसके बराबर आएगा, अब ये आएगा d2 बाई dt स्क्वायर into m1r1 plus m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब बताइए ज़रा, कंपेयर कीजिए, आप इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ से क्या है d2 बाई dt स्क्वायर, ये क्या है d2 बाई dt स्क्वायर। तो ये r किसके बराबर आएगा, r इज इक्वल टू शाबाश m1 r1 प्लस m2 शाबाश r2 डिवाइड बाई व्हाट m1 प्लस m2। ये जी आ गया पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का। इस तरह से सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। टू पार्टिकल सिस्टम में ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास। जब मैं कहता हूँ वी विल फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, फाइंड करने का मतलब है हम उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पता लगाएंगे। तो हमने पता लगाया क्या कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, कहाँ पर है, क्योंकि हमने उसका पोजीशन वेक्टर निकाला। तो पोजीशन वेक्टर जब किसी पॉइंट का पता होता है, इसका मतलब हमें उस पॉइंट का लोकेशन पता है। Position vector is a vector which defines the position, location, which defines the position of a point or a particle in a Cartesian coordinate system, in a rectangular coordinate system. एक rectangular coordinate system में अगर किसी point का particle का position पता लगाना हो, उसका लोकेशन पता लगाना हो, तो उसका क्या निकालिए, पोजीशन वेक्टर। तो हमने लोकेशन पता लगाया, पोजीशन पता लगाया सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि हमने उसका पोजीशन वेक्टर निकाला, हमने उसका पोजीशन वेक्टर निकाला है, और उसका पोजीशन वेक्टर ये है। आमतौर पर हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं RCM। क्यों RCM, शाबाश, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बराबर आ गया M1 R1 प्लस M2 शाबाश, हाँ, R2 होल डिवाइड बाय व्हाट M1 प्लस M2। तो ये पोजीशन वेक्टर है उस सिस्टम का जिस सिस्टम में दो पार्टिकल्स है। अब मान के चलिए इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मान लीजिए हर एक पार्टिकल की मास सेम है, तो क्या बनेगा, अगर इस सिस्टम में दोनों पार्टिकल्स की मास सेम है, तो आपने अगर ये कॉपी किया तो मैं यहाँ पर रब करूँगा ये, शाबाश। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये जो RCM है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, m1 m2 ये दोनों एक जैसे हैं, इक्वल है। हमने ईच इसमें से रख दिया m, तो हम यहाँ पर लिखेंगे mr1 प्लस mr2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये आएगा 2 टाइम्स m। सो दैट मीन्स RCM इज इक्वल टू ये m कॉमन r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2m। नाउ m and m cancels out, so you will get what, you will get RCM शाबाश इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2। Position vector of center of mass of two particle system in which each particle has same mass, जिसमें सारे particles जो है mass same है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया sum of observations divided by number, यानी mean of their position vectors। अगर हर पार्टिकल की मास सेम हो, हमें पता चला क्या क्या, तब ये होता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होता है मीन वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू ऑफ, शाबाश, व्हाट, सेंटर्स ऑफ मासेस, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, दूसरा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ये उसका मीन है। तो मीन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है वही आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कब, जब सारे पार्टिकल्स की मास जो है मास जो है वो सेम है। अब देख लीजिए, अगर हमारे पास सारे पार्टिकल्स हो, यानी अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ये तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए है, तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या आ गया, सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम आ गया m1 r1 प्लस m2
R2 शाबाश डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब ये भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर हमने एक्चुअल इक्वेशन तो यही आ गई, फिर हमने एक कंडीशन ले ली कि अब दोनों मासेस अगर सेम। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, अगर सिस्टम में दो ही पार्टिकल ना हो बल्कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो ये बताएंगे कि RCM किसके बराबर आएगा। ये आएगा M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस सो ऑन ऐसे, ठीक है। ठीक है, डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई यहाँ पर भी M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। तो आप लिखेंगे, मतलब सो ऑन में क्या है, M3 सो ऑन, बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, शाबाश, समेशन ऑफ ये सारा MI RI, यानी ये समेशन है, किस चीज का समेशन है, मास एंड पोजीशन वेक्टर्स का, where I runs from 1 to n। देखिए ये समेशन है M1R1 M2R2, तो इस M3R3 सो ऑन, मगर ये 1 2 3 4 कहाँ तक ऐड होगा, ये एंड पे क्या आएगा, MNRN। देखिए M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 M4R4 M5R5 सो ऑन, एंड पे क्या आएगा, MNRN, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसके लिए लिखेंगे इस तरह से, सिग्मा यानी समेशन, किसका समेशन, इन सब का। ये कैसे लिखा जाता है, समेशन ऑफ, न 1 लिखा जाता है, न 2 न 3, फिर MIRI। 10th क्लास में आपने ये शायद यूज किया होगा समेशन के सिंबल्स, MIRI, ठीक है। तो I कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक। तो ये इस पूरे का क्या मतलब है, इसका मतलब है M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3। तो I को कहाँ से शुरू किया हमने, 1 से, एंड कहाँ पर करेंगे, n तक। तो इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे, समेशन ऑफ, मीन्स ये इन चीजों का सम है, समेशन ऑफ MIRI, लेकिन I क्या है, I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये नीचे वाला जो है इसको भी अब लिखा जा सकता है ऐसे, समेशन ऑफ डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI, ठीक है, समेशन ऑफ व्हाट, MI, while I is running from शाबाश 1 to n। इसमें लिखा भी ना जाए तो वो तो पहले ही हमने ऊपर लिखा। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ n ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स जो है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर R को अलग से ड्रॉ करूं, ये है पोजीशन वेक्टर R और ये सेंटर ऑफ मास है पॉइंट P पर, इसका पोजीशन वेक्टर है ये R। अब आप जरा देख लीजिए, ये यहां से यहां तक अगर x कोऑर्डिनेट है और ये अगर y है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स होगी x y। तो मैं फिर इस R को कैसे लिख सकता हूं, बताइए। मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, वेक्टर R इज इक्वल टू xi प्लस yj, ठीक है ना। तो ये x क्या है, ये है जी x कोऑर्डिनेट किसका, इस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ये y कंपोनेंट या y कोऑर्डिनेट है किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर। ये पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं अब इसको दो कंपोनेंट्स में लिख रहा हूं, मैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। देखिए ये अगर वेक्टर होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये y है। अगर आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स भी लगाएंगे, r विल बी इक्वल टू वेक्टर x प्लस वेक्टर y। तो वेक्टर x को कैसे लिखेंगे आप, xi, प्लस y को कैसे लिखेंगे, yj, ठीक है ना।
इस तरीके से इस R1 को कैसे लिखेंगे, R1 को लिख सकते हैं ना हम, शाबाश, कैसे, x1i प्लस y1j, ठीक है भाई। R2 को कैसे लिखेंगे, R2 को लिख सकते हैं आप x2y प्लस y2j। मतलब ये जो R1 है, ये पार्टिकल जो है A, इसके x कोऑर्डिनेट है x1, इसका y कोऑर्डिनेट है y1, तो इसका R1 आएगा ये। दूसरा पार्टिकल जो है पार्टिकल B, उसका पोजीशन वेक्टर है R2, मगर उस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट x2 हैं और y कोऑर्डिनेट y2 है, तो उसका R2 इसके बराबर होगा। तो मुझे बताइए इस RCM वाली इक्वेशन जो ये है, इस इक्वेशन को आप कैसे लिखा जा सकता है। अब ये R के बदले या RCM के बदले आप ये लिखेंगे xi प्लस yj इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ जी, हाँ, m1, R1 के बदले क्या लिखेंगे हम, R1 के बदले लिखेंगे x1i प्लस y1j, ठीक है भाई, हाँ, हो गया R1 प्लस m2 R2 के बदले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x2i प्लस y2j, ठीक है भाई। होल डिवाइड आप करेंगे ना m1 प्लस m2। ये आपके वीडियो में आ भी रहा है या नहीं, मैं जरा देख लूँ, नहीं आ रहा है, नहीं आ गया है। अब पूरा थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, आप तब तक कॉपी कर लीजिए, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। शाबाश, मैंने क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, हमने क्या लिख लिया है, इस R के बदले xi प्लस yj, ये इस R के बदले, शाबाश, xi प्लस yj, m1 ये m1 है, R1 ये R1 के बदले प्लस m2 ये m2 है, शाबाश, R2 ये R2 के बदले, होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, देख लीजिए, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, xi प्लस yj इज इक्वल टू, देखिए ये m1 और यहां से i जो है m1 x1i m2 x2i, मैं इस तरह से लिखूंगा m1 x1 प्लस m2 x2, और इन दोनों के लिए कॉमन है i, प्लस, शाबाश, m2 y1 प्लस m2 y2, और दोनों के लिए कॉमन है j, होल डिवाइड बाय व्हाट, m1 प्लस m2, ठीक है। ये इस इक्वेशन से ही हमें मिला। आगे बढ़ते हैं, तो इससे एक और चीज मिलेगी, xi प्लस yj इज इक्वल टू, शाबाश, m1 x1 प्लस m2 x2 इंटू i, होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि ये जो m1 प्लस m2 है, ये इस टर्म के लिए भी डिवाइड है, इसके लिए होल डिवाइडेड, तो मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ। ये जो i वाली टर्म है, इसके लिए m1 प्लस m2 डिवाइड करेंगे, प्लस फिर लिखेंगे ये वाली टर्म, इसको भी अलग से लिखेंगे, शाबाश, क्या, m1 प्लस m2, शाबाश। ये दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, m2 y1 प्लस m2 y2 इंटू j डिवाइड बाई m1 प्लस m2। शाबाश, पहली टर्म में i, दूसरी टर्म में j, ठीक है। अब कंपेयर कीजिए, मैं वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, कंपेयर कीजिए दोनों साइड, यहां जो, सॉरी, हाँ जी, तो कंपेयर कीजिए दोनों टर्म्स को, दोनों साइड्स को। देखिए यहां पर जो है xi, तो ये xi, तो i वाली टर्म कौन सी है यहाँ पर, ये, तो ये xi, ये i वाला कंपोनेंट है, yj ये आपको j वाला कंपोनेंट यहाँ से,
तो जब हम कंपेयर करेंगे तो x किसके बराबर आएगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y किसके बराबर आएगा, शाबाश, ये y को कंपेयर कीजिए, y किसके बराबर आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये एक ही बार में करना ज़रूरी था। देखिए x ये i वाला कंपोनेंट है, i यहाँ पर i वाले कंपोनेंट को कंपेयर कीजिए, x इसके बराबर आएगा, ये xi इसके बराबर है, yj इसके बराबर है, इसका मतलब x जो है वो ये है, तो मैंने लिखा x का वैल्यू, और y जो है वो ये है, वो भी लिखा हमने, यहाँ पर है i, यहाँ पर है j, ठीक है। तो अब फिर से जाएंगे, जो हमारे पास वो सिर्फ लिखना है, बस हो गया ये, 1 मिनट हमें लगेगा और। तो आप मुझे बताइए आरसीएम किसके बराबर आ गया था, 2 पार्टिकल सिस्टम में आरसीएम आ गया था m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसका मतलब ये है कि, और बहुत सारे पार्टिकल्स हो तो आप इसी तरह से इसको ऐड करते जाएंगे, m3r3 m4r4 m5r5 m5 m6r6 m7r7 सो ऑन, और नीचे भी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 5 6 7 सो ऑन। इसका मतलब अभी तो हमने टू पार्टिकल सिस्टम के लिए किया, इसका मतलब या तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालेंगे, फिर आपको पोजीशन यहाँ पर इन पार्टिकल्स की मासेस पता होनी चाहिए, m1 m2 m1 m2, और इनके पोजीशन वेक्टर्स पता होने चाहिए r1 एंड r2। आप पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, या फिर आपको मासेस पता हो, m1 पता हो, m2 पता हो, और इस पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स पता हो, x कोऑर्डिनेट भी पता हो, y कोऑर्डिनेट भी पता हो, इस पार्टिकल की x और y कोऑर्डिनेट, इस पार्टिकल की x और y कोऑर्डिनेट, ये देखिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, फिर आप इस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, या ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर ऑफ मास है पार्टिकल p, ये पॉइंट p, ये पॉइंट p जो सेंटर ऑफ मास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, और आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है कि नहीं। आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इन एक्सप्रेशन से, और आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।